नमस्कार। नई बुलंदी कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। दुनिया के तमाम दर्शनों की जननी आदिवासी जीवन दर्शन को माना जाता है। आज हम आदिवासी जीवन दर्शन पर या आदिवासी जीवन दर्शन के विभिन्न आयामों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रही हैं डॉक्टर सविता मिश्रा जी। सविता मिश्रा जी रांची विश्वविद्यालय दर्शन शास्त्र विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। सविता जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, सबसे पहली बात कि आदिवासी जीवन दर्शन आखिर है क्या? जी, ये सबसे पहले तो इस विषय पर एक आयोजन के लिए मैं पूरे आपके जो दूरदर्शन केंद्र को और आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देती हूँ। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है और हमारा चूँकि राज्य एक जनजातीय आदिवासी बहुल क्षेत्र है और हम अगर आदिवासी दर्शन की बात करें तो हम एक बार मैं उसमें दर्शन को स्पष्ट कर देना चाहूँगी। जी हाँ, पहले दर्शन को स्पष्ट दर्शन शब्द उसमें जुड़ा हुआ है। जी। तो मैं चाहूँगी कि इस पर एक छोटा सा मैं उस पर बता देना चाहूँगी दर्शन के विषय में। दर्शन जो है हमारे जीवन और जगत को इसकी समग्रता में समझने का प्रयास है। इसके माध्यम से जो हमारे छात्र हैं वो एक जीवन और अपने आसपास के वातावरण के साथ एक नैतिक और तार्किक रूप से जुड़ते हैं, इस विषय के अध्ययन करने वाले छात्र। और ये विषय जो है अपनी मुख्य रूप से 5 शाखाओं के साथ विषय को प्रस्तुत करता है। 5 शाखाएं जो हैं उनकी तत्व मीमांसा है, ज्ञान मीमांसा, धर्म मीमांसा, नीति मीमांसा, तर्कशास्त्र। और ये जो इसके माध्यम से जो जीवन को जानने का प्रयास किया गया सर्वप्रथम वो दार्शनिक के रूप में हुआ कि ये जीवन क्या है, इसका मूल तत्व क्या है, परम तत्व क्या है, हमारी जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी जो बृहद व्याख्या है वो तत्व मीमांसा के अंतर्गत किया जाता है। और ज्ञान मीमांसा के क्षेत्र में इन तत्वों का स्वरूप के साथ उसके ज्ञान प्राप्ति के कौन से स्रोत हैं उनके बारे में ज्ञान प्राप्त उनका अध्ययन किया जाता है। उसके ज्ञान के साधन क्या है, उसकी प्रामाणिकता क्या है, इसका अध्ययन हमारे ज्ञान मीमांसा का विषय है। इसके अतिरिक्त जब हम नीति मीमांसा की बात करेंगे तो हमारे जो आचरण के नियम हैं कि कौन से हमारे कब निर्णय सही हैं और कौन से निर्णय गलत हैं या कौन से अच्छा बुराई, इस सब जो नीतिगत जो निर्णय हैं उनके जो आधार हैं या नियम है उसका अध्ययन जो है नीति मीमांसा के अंतर्गत किया जाता है। तर्कशास्त्र जो है अनुमान के नियमों का अध्ययन है, युक्तियाँ किस तरह से सही हो सकती हैं, कौन सी युक्ति असत्य है, इसका अध्ययन उसके सिद्धांतों द्वारा होता है। जब हम धर्म मीमांसा की बात करें तो हम विभिन्न धर्मों में के जो सिद्धांत हैं उनके जो विश्वास हैं उसको जो विश्लेषण होता है वो दार्शनिक रूप से किया जाता है धर्म मीमांसा के अंतर्गत। तो अब हम जब आदिवासी दर्शन की बात करते हैं तो दर्शन शास्त्र का मूल ये है कि वो जीवन को समग्रता में समझने का एक प्रयास है। जी। मैंने अब जरा हम आदिवासी जीवन दर्शन पर अगर आते हैं तो आदिवासी जीवन दर्शन जो है वो जीवन को समग्रता में कैसे समझता है? जी, हम अगर आदिवासी जीवन दर्शन को देखें, अब मैं एक दर्शन का एक बहुत ही भारतीय दर्शन के एक बहुत ही मुख्य शाखा अद्वैत वेदांत की बात करूंगी। और जब हमारे भारतीय दर्शन की पहचान ही शंकराचार्य के दर्शन के रूप में होती है और उनका एक जो मुख्य विचार है कि अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, मैं ही ब्रह्म हूँ, तत्वमसि, आत्मा ब्रह्मा। तो जो उनका अद्वैतवाद का विचार है वो सभी जीवों में एकता या अखंडता की बात करता है कि एक ही है। तो ये जो हम देखते हैं कि दूसरा सो अहम, मतलब वो मैं ही हूँ। लेकिन अब जब हम आदिवासी दर्शन को देखते हैं तो यह दर्शन न केवल जीवों में बल्कि पेड़ पौधों, वनस्पतियों में, नदियों में, पहाड़ों में भी उसी जीवन को महसूस करता है, ईश्वरीय रूप को देखता है, ईश्वर तत्व को महसूस करता है। तो वो एक व्यापक दर्शन को प्रस्तुत करता है कि ये सब जो जीवों के अलावा जो भौतिक तत्व हैं जो हमारे जीवन के आधार हैं
उनमें ईश्वरीय तत्व है। जल में भगवान जी, है, वृक्ष में भगवान जी है, जी, पहाड़ में वृक्षों की भगवान पूजा, है। जी जी। उनके सारे जो धार्मिक पर्व हैं, त्योहार हैं, वो सब इन्हीं वृक्षों, नदियों और पहाड़ों से जुड़े हुए हैं। चाहे आप किसी भी उनके सरहुल पर्व को लीजिए, वो एक विशेष वृक्ष की पूजा है। करते हैं। और उस वृक्ष की आप अध्ययन करने से आपको पता चलेगा कि उसका एक आयुर्वेदिक महत्व है। चाहे उसका जड़ से लेकर, उसके तना से लेकर, पत्तियों से लेकर, फूलों तक में उनका उस पेड़ का महत्व है, और उसकी वो पूजा करते हैं, अपने धार्मिक रूप से उसकी पूजा करते हैं। तो ये तो उनका धर्म है जो कि एक व्यापक रूप में है। तो जब हम दर्शन को हम उनके जीवन दर्शन की बात करेंगे, तो इस तरह से वो एक व्यापक रूप में देखते हैं, अपने आसपास की प्रकृति को, वनस्पतियों को जोड़ते हैं अपने जीवन से। अच्छा, उसका ठीक दूसरा पक्ष ये है कि चलिए, आदिवासियों का तो जीवन दर्शन है और उनका जीवन दर्शन उनको तो पता ही है, लेकिन एक आम व्यक्ति को, जो एक आम शिक्षक हो सकता है या स्टूडेंट हो सकता है, उनको ये चीज़ क्यों जानना चाहिए, क्यों समझना चाहिए? जी, मतलब उसको क्या उपयोगिता है हमारे अभी के समय में। जी, तो जब हम देखेंगे कि विश्व स्तर के जो पर्यावरणविद हैं या विश्व WHO है, वो हमें संदेश दे रहा है कि आप प्रकृति का संरक्षण करिए, प्रकृति से जुड़िए, पर प्रकृति को सर्वोपरि रखिए, इसका वो संदेश दे रहा है। और ये जो आदिवासियों का पूरा जीवनचर्या, उनका सारा जीवन जो है, इसको स्वतः ही अपनाए हुए है। उनका जो एक दिनचर्या है या उनका सारे क्रियाकलाप हैं, इसको सर्वोपरि रखते हैं। मतलब वो ऐसा कह सकते हैं जी मैडम कि आज जो प्रकृति में किसी प्रकार की कोई विसंगति देखने को मिल रहा है, उस विसंगति का एकमात्र कारण ये है कि हमने कहीं न कहीं प्रकृति के नियमों को ब्रेक किया, अपने आप को प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास किया है हमने, कि हमने माना है कि हम श्रेष्ठ हैं, प्रकृति हमारे नियंत्रण में रहे। हाँ, तो उस नियंत्रण के भाव ने, पहले मनुष्य ने सोचा कि नहीं, प्रकृति में जो शुरुआत हुई, तो जो तूफान और जब आए, जब भूकंप आए, तो मनुष्य ने सोचा कि अरे ये तो प्रकृति जो है ईश्वर है, तो सबसे पहले पूजा की गई। लेकिन बाद में जब उस धीरे धीरे बौद्धिक विकास हुआ, वैज्ञानिक विकास हुआ, तो हमने कहा कि नहीं, ये तो हम नियंत्रित कर सकते हैं प्रकृति को। हमको इससे, हम चाहेंगे तो वन कम कर देंगे, हम चाहेंगे तो नदियों को मोड़ देंगे। ये हम नियंत्रण के, हम इतने समर्थ हैं कि इसको नियंत्रित करें। तो वो एक समय आया कि प्रकृति पर नियंत्रण का प्रयास हुआ। अब जब प्रकृति से के नियंत्रण के इस कार्यों से नुकसान हमें हो रहा है, तब फिर से मत हो रहा है कि नहीं, प्रकृति को सहयोग दीजिए, प्रकृति आपके के साथ चलिए। आप एक वैज्ञानिक हैं, एक दार्शनिक हैं, अर्नेनेस, थोड़ा सा मैं बहुत पहले उनके बारे में पढ़ी थी। उन्होंने कहा, सबसे पहले एक बात उठाई कि हम क्यों प्रकृति को नियंत्रित करने का क्यों प्रयास कर रहे हैं, और हम क्यों मान रहे हैं कि प्रकृति से हम ऊपर हैं। हमको प्रकृति को ऊपर रखना है, सबसे ऊपर। तो जो ये पूरे विश्व में जो एक विचारधारा चली हुई है प्रकृति को बचाने की, वो जो है संदेश जो है आदिवासी समाज तो बहुत पहले से देते आ रहा है। वो नारा तो हम लोग अब शुरू किए हैं, वो तो उनकी दिनचर्या में है, उनके व्यवहार में है, उनके व्यवहार में है। उन्होंने प्रकृति को सर्वोपरि रखा है हमेशा से। अच्छा, अपने पर्व में, त्योहार में, अपने धार्मिक आयोजनों में, अपने गीतों में, अपने संगीतों में, उनके गीत जो हैं प्रकृति की रक्षा से संबंधित हैं, प्रकृति के महत्व को दर्शाते हैं। तो इस तरह से जो हमारा उनका जो वैश्विक जो इनका जो विचार है प्रकृति को सर्वोपरि रखने का, वो एक वैश्विक महत्व रखता है, एक जो इस रूप से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और इसलिए मुझे आज के परिप्रेक्ष्य में हमको आदिवासी जीवन दर्शन को जानना चाहिए, समझना चाहिए। इस दृष्टि से हमारे जीवन में उसकी उपयोगिता है। जी। अच्छा मैडम, ये जो नई शिक्षा नीति आई है या जो नया अभी जो कोर्स वगैरह बन रहा है, तो उसमें क्या आदिवासी जीवन दर्शन को कहीं दिखाया गया, दर्शाया गया या पढ़ने की कोई बात हो रही है?
जी जी, ये नई शिक्षा नीति 2020 को हम लोग देखें तो इसमें भारत सरकार ने भारतीय ज्ञान परंपरा पर विशेष बल देने का प्रयास किया है जी। और जो भारतीय हमारी ज्ञान परंपरा है वो हमारे वेदों उपनिषदों से होके वेद वेदांगों से होते निकल के आ रही है। और ये जो परंपरा है उसमें ऐसे जो आयुर्वेद का वहाँ महत्व है जो कि अभी भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चिकित्सा पद्धति में अभी भी उसको अपनाया जा रहा है। योगाभ्यास को महत्व दिया गया वहाँ, जो कि आज के दिनचर्या में हम लोग सभी शामिल कर रहे हैं। तो इसके महत्व को स्थापित करने का प्रयास किया गया है भारतीय ज्ञान परंपरा को पाठ्यक्रम के रूप में शामिल करके। और साथ में भारत सरकार ने जो एक हमारे पूर्व से ही जो ज्ञान के जो प्रणालियां हैं उनको महत्व देने चाह रही है, उस पर हम पर एक वो अलग विषय हो जाएगा इससे। ये आदिवासी जीवन दर्शन को कहीं 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 स्थान मिल रहा है? हम अगर आदिवासी जीवन दर्शन को हम अगर प्रकृति प्रेम के रूप में देखें, एक सामुदायिक भावना को लेके देखें, अगर एक उसको हम लोग उस नई शिक्षा नीति में इसको अध्ययन के क्रम में या उसको बालकों के अंदर समाहित करने का प्रयास करने की बात की गई है। हम ये प्रयास करें कि बच्चे सही निर्णय लेने के महत्व को समझें, क्या सही है क्या गलत है उसके निर्णय की क्षमता उनमें होनी चाहिए। प्रकृति प्रेम को भी कहीं न कहीं उसमें बताया गया जाएगा। जी जी, तो ये जो कि प्रकृति प्रेम तो हम वेदों पुराणों से होते आ रहा है और ये हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा के महत्वपूर्ण ग्रंथ रहे हैं। तो इन ग्रंथों को फिर से शामिल करने की बात हो रही है कि हम इसके महत्व को समझें और इसमें जो विषय हैं उनको उपयोगिता को भी हम उस पर शोध हो, उस पर हम अपने शोध कार्य को प्रस्तुत करें। आपके डिपार्टमेंट में या झारखंड में या विश्वविद्यालय में आदिवासी जीवन दर्शन पर कुछ काम हो रहे हैं वर्तमान में? जी, मैं आपसे बताना चाहूँगी कि रांची विश्वविद्यालय में एक अलग से विभाग है आदिवासी दर्शन जनजाति दर्शन से संबंध में, जहाँ इस विषय जो भी इसके विभिन्न भाषाओं पर जो अध्ययन और शोध हो रहे हैं। और मैं बहुत ही आपको एक हर्ष के साथ सूचित करना चाहूँगी कि हमारे जो दिल्ली में हमारा अखिल भारतीय दर्शन परिषद का 69वां राष्ट्रीय अधिवेशन दर्शन शास्त्र विभाग रांची विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है और यह आयोजन आगामी 22-23 मार्च 2025 को विभाग द्वारा आयोजित होगा। इस आयोजन का राष्ट्रीय अधिवेशन का जो केंद्रीय विषय है वह है जनजाति जीवन दर्शन। और इस अधिवेशन द्वारा हम लोग चाहेंगे कि जो हमारे आदिवासियों का जीवन है, दर्शन है, उनकी संस्कृति है, उनका धर्म है, वो हम एक राष्ट्रीय स्तर पर और विश्व स्तर पर हम प्रस्तुत करें। और इस अधिवेशन में पूरे देश से बल्कि विश्व से दार्शनिक उपस्थित होंगे और विभिन्न विद्यार्थियों को हम लोग इसमें सम्मिलित करेंगे, उनके विचार हम लोग लेंगे और उसको इन विचारों को संग्रहित किया जाएगा। तो यह बहुत ही एक अच्छा अवसर रहेगा जब हम इस विषय पर एक संगोष्ठियाँ करेंगे, इस पर हम लोग परिचर्चाएँ करेंगे, इसके महत्व को हम लोग समझेंगे और अपने विद्यार्थियों के समक्ष उपस्थित करेंगे इसके महत्व को। क्या आपके डिपार्टमेंट में आदिवासी जीवन दर्शन पर इस प्रकार के कोई शोध से संबंधित भी कुछ चर्चाएं हो रही हैं? जी, हमारे चूँकि ये तो राज्य जनजाति बहुल राज्य है, तो हमारे विभाग द्वारा मतलब पूर्व से ही जनजातियों के जीवन पर, उनके दर्शन पर, उनकी संस्कृति पर शोध कार्य होते रहे हैं। बल्कि अभी मेरे ही अंडर में एक लड़की है मालती किस्पोटा, उसको इस पर ICPR से जनजाति जीवन दर्शन पर और धर्म पर एक वो शोध कार्य कर रही है, जिस पर उसको इंडियन ICPR से स्कॉलरशिप भी मिल रहा है। और इस तरह से कई सारे शोध कार्य हमारे विभाग में हो चुके हैं जो कि आदिवासियों पर के जीवन और उनके दर्शन पर केंद्रित हैं। जैसे आप पढ़ाने के क्रम में जाती होंगी
तो कभी ऐसा बच्चों के तरफ से या आदिवासी जनजाति जीवन दर्शन के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो प्रश्न किस प्रकार के होते हैं, वो कैसे प्रश्न होते हैं, किस तरह के प्रश्न होते हैं? धर्म से संबंधित प्रश्न होते हैं कि उनके जीवन से संबंधित प्रश्न होते हैं या उनके इतिहास से संबंधित प्रश्न होते हैं? ज़्यादातर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं? चूँकि हमारा जो विभाग है दर्शन शास्त्र विभाग है, तो हम लोग जो हमारा सिलेबस है वो भी या फिर शोध कार्य को हम लोग कहीं ना कहीं उनके दार्शनिक पक्ष पर केंद्रित करना चाहते हैं। तो दार्शनिक और धार्मिक पक्ष पर हम लोग केंद्रित करना चाहेंगे। तो हम मुख्य रूप से उनके जो दर्शन, उनके जो दार्शनिक विचार हैं या फिर उनके जो धार्मिक विचार में कहाँ से एक दार्शनिक महत्व दिखता है हमें या दार्शनिक पुट मिलता है, उस पर हम लोग विचार देते हैं। और जो बच्चे शोध के लिए आते हैं इस विषय पे, वो जानना चाहते हैं कि हम इसमें किस विषय को लें और क्या उनकी भाषा को लें, उनके क्षेत्र को लें या उनके एक जीवन यापन को लें, किस विषय को हम लोग शोध का कार्य अपने शोध कार्य का विषय बताएं। तो हमारा जो हम चूँकि दर्शन शास्त्र पर फोकस रहता है, इसलिए हम लोग उनके दार्शनिक पक्ष पर महत्व देते हैं और एक दर्शन के अंतर्गत उनका समस्त जो जीवनचर्या, उनका व्यवहारिक पक्ष आ जाता है। क्योंकि देखिए, जो आदिवासी जो दर्शन है या आदिवासी जो हैं, वो एक प्रकृति से भौतिक और पराभौतिक दोनों रूप से जुड़े हुए हैं। भौतिक और पराभौतिक जी। तो ये भौतिक तो समझ रहे हैं, हाँ, जरा पराभौतिक को थोड़ा सा और विस्तार से जरा बताइए। तो वो भौतिक तो वही कि अपना जीवन यापन उस इनके जंगलों में या वो प्राकृतिक वातावरण में होता है, उससे वो अपने खान पान को उससे संतुलित करते हैं, उससे प्राप्त करते हैं जी। लेकिन जब हम पराभौतिक का तात्पर्य है कि वो उसमें ईश्वरीय तत्व को देखते हैं। अच्छा, ईश्वरीय अंश उसमें महसूस करते मतलब हैं। नदी में ईश्वरीय तत्व को देखते हैं, वृक्ष में ईश्वरीय तत्व को देखते हैं, कभी-कभी जानवर में भी ईश्वरीय तत्व को देखते हैं। उनके वो होते हैं जानवरों में, विशेष पेड़ों में वो ईश्वरीय तत्व को देखते हैं। और एक टोटमवाद होते हैं उनके कई सारे जो हैं, उसके द्वारा वो उस अपने पराभौतिक रूप से भी वो इन वृक्षों से, वनस्पतियों से जुड़े हुए हैं। तो हमारे अध्ययन और शोध का जो मुख्य केंद्र होता है वो उनके पराभौतिक जो विश्वास हैं, या विश्वास नहीं, कि उनके जो मान्यताएं हैं, चिंतन हैं, उन पर हम लोग केंद्रित करने का प्रयास करते हैं। और एक हम अभी पढ़ने के क्रम मैंने देखा कि उसमें को बहुत ही अच्छी एक उनकी परंपरा मैंने देखी कि वो पशुधन को जो महत्व देते हैं, कि एक उनके जो उनमें एक सोहराय पर्व होता है दिवाली के बाद जो होता है, उसमें मेरे यहाँ जो हैं वो बताते हैं लोग कि उसमें वो लोग अपने जो गाय हैं उनको विशेष रूप से सजाते हैं फूल वूल के साथ, उनको जो प्रसाद चढ़ाते हैं वो उसके जूठे प्रसाद उनको जूठा करके फिर अपने स्वयं ग्रहण करते हैं। यानी कि उनको अपने जीवन में उपयोगिता और उसको महत्व को प्रदर्शित करते हैं उस पर्व के द्वारा, कि ये हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं, इनको हमें सर्वोपरि रखना है। मतलब जानवर में भी ईश्वरीय तत्व का दर्शन, ईश्वरीय तत्व का दर्शन है, या उनके अपने जीवन में उनके योगदान को वो महत्व देते हुए उनको पूजनीय मानते हैं जी। अच्छा, एक थोड़ा सा हट करके विषय है कि आजकल जिस प्रकार से दर्शन शास्त्र या दार्शनिक विषय या दार्शनिक चिंतन ये थोड़ा सा कठिन उबाऊ सा विषय हो गया है, तो मतलब ये इसकी रोचकता या इसमें जो किसी प्रकार से जान डालने की कोई बात हो, या तो ऐसा क्यों है? जी, जब हम बात करेंगे, प्लेटो की बात करेंगे जी, तो उन्होंने कहा कि दर्शन शास्त्र जो है वो मतलब यूथ के लिए नहीं है, वो मैच्योरिटी के फिलॉसफी फॉर मैच्योरिटी, नॉट फॉर यूथ, तो कि वो युवा लोगों के लिए विषय नहीं है, वो मैच्योर लोगों के लिए। यानी कि जब उनके जो एकेडमी की स्थापना की थी उन्होंने, तो दर्शन शास्त्र की जो पढ़ाई है वो ही 35 साल के बाद शुरू होती थी, वो भी विभिन्न प्लेटो के एकेडमी में। तो वो भी विभिन्न जो विषयों में जो पास कर जाते थे, विभिन्न स्तरों पर जो परीक्षाएं होती थी उसमें जो पास करते जाते थे, तो जो गिने चुने जो बचते थे विद्यार्थी, वो दर्शन शास्त्र के विषय के अध्ययन के योग्य माने जाते थे। तो और जो उन्होंने कहा कि
ठीक, वो तो प्लेटो। तो अब हम लोग जो दर्शन शास्त्र के जो विषय हैं, चूँकि वो कहा जाता है कि वो आत्मा से संबंधित है, परम ब्रह्म से संबंधित हैं, जीव से संबंधित हैं, जो कि बड़े ही शुष्क विषय है, उनकी व्यवहारिक जीवन में उपयोगिता नहीं है। हाँ, दिखती नहीं है उपयोगिता, दिखती नहीं, उपयोगिता तो होगी कहीं ना कहीं। हाँ, तो लेकिन जब हम वही सुकरात की बात करेंगे, प्लेटो की बात करेंगे, पाश्चात्य दार्शनिक हैं ये, उसके अलावा जो कांट की बात करेंगे, जॉन डीवी की बात करेंगे, और हम अपने भारतीय दर्शन में शंकराचार्य की बात करेंगे, महात्मा बुद्ध की बात करेंगे, महावीर जैन की बात करेंगे, या फिर हम विवेकानंद की बात करेंगे, तो उनके जो दार्शनिक विचार थे, उन्होंने उस तत्कालीन समाज को दिशा निर्देश दिया, हमारी शिक्षा व्यवस्था को दिशा निर्देश दिया। उनके विचारों ने हमारी शिक्षा के उद्देश्य, उसकी प्रणालियाँ इनके विचारों से प्रभावित हुई और उसके अनुरूप बनाई गई। हम जॉन डीवी का उदाहरण देखें तो उन्होंने सबसे पहले करके सीखने का सिद्धांत दिया और खेल द्वारा सीखने का विचार दिया कि हमें शिक्षा को सूचना के रूप में नहीं देना है कि ये विषय को हम बता दें बच्चों को, हमें उनको ऐसी परिस्थितियाँ देनी है कि वो खेलते खेलते, समझते समझते वो विषय को समझ जाएं। तो ये एक ये दार्शनिकों की देन है जो कि शिक्षा व्यवस्था में हमारी सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाया है। अब हम अगर जीवन में उपयोगिता की बात करें हम, तो एक सबसे, हाँ, मैंने पहले भी बताया कि दर्शन शास्त्र को समस्त विषयों की जननी कहा गया है, क्योंकि उसी के द्वारा उसी एक जीवन को समझने का, समग्रता में समझने का और विषयों को समझने का प्रयास एक दार्शनिक के रूप में किया था व्यक्ति ने। बाद में जो है अन्य शाखाएं बन गई अध्ययन की, और उसके अलावा जब हम किसी विषय पर एक सर्वोच्च उपाधि प्राप्त करने जाते हैं तो उसको कहते हैं डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, कि उसमें चाहे वो विज्ञान का विद्यार्थी हो या फिर वाणिज्य का हो या चिकित्सा के क्षेत्र का हो, अगर उसने अपने विषय में शोध किया है तो उसको डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की पदवी दी जाएगी, उपाधि दी जाएगी। क्योंकि वो जो उस विषय के अध्ययन में, उस विषय के को संग्रहित करने में और उसको प्रस्तुत करने में जो उसने विधि अपनाई थी, वो विधि तार्किक विधि थी, वो मूल्यांकन की विधि थी, वो विश्लेषण की विधि थी। और ये विधियां जो है दर्शन शास्त्र में प्रस्तुति के दौरान और या विषय प्रस्तुति के समय अपनाई जाती हैं। ये दार्शनिक विधियां हैं। तो इन दार्शनिक विधियों का महत्व सभी विषयों में है। जो दर्शन शास्त्र का जो अध्ययन करने के क्रम में हम प्रयास करते हैं कि विद्यार्थियों में की तार्किक क्षमता, उनके नैतिक मूल्यांकन की क्षमता विकसित हो, उनके एक विश्लेषण की क्षमता उनके में आए, कि वो विषयों को विश्लेषित कर सके, उनको अलग अलग करके उनको समझ सकें कि ये क्या है। तो ये जो पद्धति है, दार्शनिक पद्धति है, वो समस्त विषयों के शोध में अपनाई जाती है और इस रूप में ये महत्व है। और मैंने बताया कि और चूँकि सभी जो सामाजिक इशू हैं, समस्याएं हैं, उसके संदर्भ में हमारे दर्शन के क्षेत्र में भी अन्य विषय शामिल हो रहे हैं या उसका क्षेत्र व्यापक होता जा रहा है। हम एक दार्शनिक परामर्श आजकल शुरू हो रहे हैं। दार्शनिक परामर्श आजकल शुरू हो रहे हैं। जी, आप जो भी प्रवचन सुनेंगे, चाहे जग्गी वासुदेव का, किसी का भी, तो वो एक दार्शनिक परामर्श देते हैं। आप कहेंगे कि मनोवैज्ञानिक परामर्श भी हैं, लेकिन वो जो परामर्श होता है वो दवाओं के साथ होता है। लेकिन जो दार्शनिक परामर्श हो रहे हैं, अभी वो विषय पढ़ाए जा रहे हैं, हमारे इस पाठ्यक्रम में शामिल किए जाएंगे। उसमें अभी हाल फिलहाल में वो सारे विषय शामिल किए जा रहे हैं। तो दार्शनिक परामर्श जो है, एक जो व्यक्ति को उसके दार्शनिक या आध्यात्मिक स्वरूप से परिचित कराता है, कि आप जो जिस रूप में अगर किसी घटना से या आपकी क्षति हुई है, आप दुखी हैं, तो आप वो नहीं है जो कि आपका जो वास्तविक स्वरूप है वो आत्मतत्व है। हाँ, वो जो दुख का है वो आपका शारीरिक है, वो शरीर से आप पृथक हैं। तो इस तरह से लोगों को जो असहनीय कष्ट हैं या इस तरह की उससे किसी न किसी प्रकार से निजात दिलाया जाता है। जैसे मैंने बताया कि जो बलात्कार की घटनाएं होती हैं, सब होते हैं, उसमें दार्शनिक परामर्श काउंसलिंग के लिए बिल्कुल बुलाया जाता है कि उनको इस तरह से
तैयार किया जाता है या उनको प्रस्तुत किया जाता है कि आपका शरीर से पृथक आपकी आत्मा है, आपका जो स्वरूप है, आपकी पहचान है, वो आपका आत्म तत्व है। तो नए विषय डाले जा रहे हैं। तो अच्छा, तो एक चीज बताइए कि ऐसा ही कुछ विषय आदिवासी जीवन दर्शन के साथ भी है, सन्निहित है, उसमें कहीं कोई है इस प्रकार की बातें? आदिवासी जीवन दर्शन की हम बात करें तो देखिए, मैंने बताया हम लोग उसके जो मुख्य 2-3 हम विषयों को हम लोग ले रहे हैं कि एक तो प्रकृति को सर्वोपरि रखने का, दूसरा जो है एक उसमें जो सभी जीव जंतुओं में ईश्वरीय तत्व देखने का, ईश्वरीय तत्व देखने का, सभी जीव जंतुओं में ईश्वरीय तत्व देखने का, और एक सामुदायिक भावना जो है हम लोग सभी महसूस करते हैं कि संयुक्त परिवार जो है किस तरह की परेशानियां झेल रहे हैं, लेकिन उसको लोग महत्व दे रहे हैं कि नहीं, हम लोग एकल परिवार नहीं दे रहे हैं उसको, क्या एकल परिवार की तरफ से भी जा रहे हैं। तो एकल परिवार नहीं, सामूहिकता में हम विश्वास करते हैं, सभी अभौतिक तत्व में भी ईश्वर है, तत्व देखें, साथ ही साथ वृक्ष में, नदी में, जीव में, जंतु में, यहाँ तक कि जिस जानवर को हम पालते हैं वह जानवर भी ईश्वर का ही रूप है, उसमें भी ईश्वरीय ताकत है। ऐसा हमें आदिवासी जीवन दर्शन बताता है। और आदिवासी जीवन दर्शन भौतिक अभौतिक, परा और अपरा दोनों प्रकार की बातें प्रकृति में ढूंढता है, और आज उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे तमाम विषयों की चर्चा हमने आदिवासी जीवन दर्शन के साथ की। सविता जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम अपनी टीम के साथ विदा लेते हैं। जोहार, नमस्कार।